साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेस में। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि जो रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे थे और उसके बावजूद भी ऐसे इन अभ्यर्थियों के नंबर जो है कम आ रहे हैं, यानी सीधी सीधी बात यह है कि वो अभ्यर्थी दौड़ से अपने आप को बाहर मान रहे हैं और वो निराश है। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, इसके लिए समर्पित है आज का ये वीडियो। और इसमें हम जानेंगे, पहले भाग में हम ये जानेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी क्या सोचते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों से बात की है और उनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग यूज है कि किस प्रकार से वो अपने हाव भाव या अपने एक्सप्रेशन दर्शाते हैं, किस प्रकार से दूसरों के सामने अपना दुख प्रकट करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे। हो सकता है ये बिंदु आपके भी रहे हैं, क्योंकि आपके ही साथी वो हैं जो काफी मेहनत करने के बाद भी कम अंक प्राप्त कर सके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पहले हम देखेंगे कि उनके क्या क्या विचार हैं, किस प्रकार से वो सोचते हैं। तो उनका ये यहाँ हम पहला देख रहे हैं, वो ये है कि ऐसे अभ्यर्थी क्या कहते हैं, मैं तैयारी नहीं करता तो भी मेरे इतने अंक आ जाते। मैं तैयारी नहीं करता तो भी इतने अंक तो आ जाते। दूसरा ये विचार है, कभी कभी हम सोचते हैं या अभ्यर्थी सोचते हैं कि हमने जो तैयारी की है उसके आशानुरूप हमारा प्रदर्शन या मेरा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, और मैं अगर पढ़ता नहीं तो भी मेरे इतने नंबर तो आ ही जाते हैं। इनके कुछ कारण रहे हैं, इसके हम चर्चा आगे करेंगे। अभी तो जो अभ्यर्थी जो सोचते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। इसके बाद में दूसरा बिंदु अभ्यर्थी जो ज्यादातर बताते हैं कि 4 साल से लगातार तैयारी कर रहा था, तैयारी भी अच्छी थी, 4 साल से तैयारी, और तैयारी भी अच्छी थी, आत्मविश्वास अच्छा था, आत्मविश्वास भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों पेपर में ऐसा क्या हुआ कि अंक कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों पेपर ठीक नहीं हुआ, बैठा नहीं। बैठा ही नहीं, पेपर खूब तैयारी कर रहे थे, 4 साल से तैयारी कर रहे थे, आत्मविश्वास इस बार अच्छा था, और पता नहीं फिर भी क्यों एग्जाम में जाने के बाद में जैसे पेपर अटेंड किया तो वो बैठा नहीं। ऐसे विचार है। तीसरे ज्यादातर ये ऐसे वक्तव्य, ऐसे कथन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ की ज्यादातर अभ्यर्थी की यही जुबानी है, यही वो व्यक्त करते हैं। तीसरा है, हर बार कोई ना कोई कमी रह जाती है। ऐसे अभ्यर्थी हर बार कोई न कोई कमी रह जाती है। अब कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो रह जाती हैं, वो है, ये अभ्यर्थी कह रहा है कि परीक्षा कक्ष में टाइम मैनेजमेंट, कभी तो ये रहती है परीक्षा कक्ष में टाइम मैनेजमेंट, और कभी क्या रहती है, एन वक्त पर स्वास्थ्य खराब,
ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जैसे परीक्षा आती है तनाव ज्यादा ले लेते हैं, तनाव को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और परीक्षा के दिन वो बैठने की स्थिति में नहीं रहते हैं, मानसिक संतुलन जो है उनका बिगड़ जाता है, इन वक्त पर स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह पाती, इस वजह से उनका पेपर नहीं बैठता है। ये अभ्यर्थी कह रहा है हर बार कोई ना कोई कमी रह जाती है। दूसरा ये है कि कभी कम सवाल अटेंड करना, कम सवाल अटेंड करना इस वजह से कि मेरे ज्यादा गलत हो जाएंगे, ये कारण रह जाता है। और कभी माइनस मार्किंग, ज्यादा अगर सवाल कर देते हैं तो माइनस मार्किंग की वजह से भी ये बार हुआ है अभ्यर्थी। और तीसरा ये है कि अब फिल्टर सिस्टम का डर, ये आप ही की जबानी है, आप ही के जो साथी है अभ्यर्थी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये तथ्य बताए हैं कि इस प्रकार से मेरे साथ ये हर बार होता है, कुछ ना कुछ कमी हर बार रह जाती है और जितना मैं करता हूं उतना मुझे मिल नहीं पाता है लगातार। अगला अभ्यर्थी ये कहता है मेरे साथ वालों में से किसी को 3 साल किसी को 5 साल नौकरी करते हो गए जो मुझसे ज्यादा होशियार नहीं थे, यानी मुझसे कम होशियार जो साथी थे, साथी 3 से 5 कोई 3 कोई 5 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं। तो ये है अभ्यर्थियों के अपने अपने विचार हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इसका बिंदु संख्या 5वां देखेंगे। अब 5वां, पारिवारिक जिम्मेदारियां जटिल होती जा रही है। होती जा रही है। और अभ्यर्थी के अपना दुखड़ा है, कोई कहते हैं कि पेपर आउट हो जाने की वजह से मेरा चयन नहीं हो पा रहा है। अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग विचार हैं और ऐसे विचार आपके भी हो सकते हैं। अब एक अभ्यर्थी कह रहा है कि एक एक परीक्षा में 4-4 साल लग जाते हैं, तो एक परीक्षा में 3-4 साल लग जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। 3-4 साल लग जाते हैं। कब तक अफोर्ड करें, कब तक अपना धैर्य बनाए रखें। कब तक सस्टेन करें, कब तक अपने आप को टिकाए रखें कि इतने इतने लंबे समय लग जाते हैं। अब कुछ अभ्यर्थी ये कहते हैं इतनी बड़ी जो बम्पर भर्तियां हैं उसमें ही चयन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा।
कम में कैसे होगा, कम में कैसे होगा, ये अभ्यर्थियों के अपने विचार हैं। फिर और ये अभ्यर्थियों के, ज्यादातर अभ्यर्थियों ने जो अपने विचार व्यक्त किए उसके आधार पे है। अगला है कि 2000, एक अभ्यर्थी कहता है कि 2014 में बीएड किया था और उसके बाद में 10 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हो गए। क्या करें, अब तक नौकरी नहीं लगी, क्या करें। इसके बाद यह है, परीक्षा में 20 प्रश्न ऐसे थे जो उस अभ्यर्थी की दिशा और दशा तय कर सकते थे, यानी उसको 2 जो ऑप्शन थे उसमें कंफ्यूजन था। बीस प्रश्न कंफ्यूजन थे और उसमें से रिस्क लेके उनको अटेंड किया, 16 गलत हो गए। अब क्या करें, इसी प्रकार से है। रिजल्ट अभी आया नहीं है, कोई ये कह रहा है रिजल्ट आया नहीं है, मुझे मेरा रिजल्ट पता है। घर वालों को क्या जवाब दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। एक आगे अभ्यर्थी कहते हैं कि नौकरी के चक्कर में दूसरों से पैसे ले लेके काफी कर्जा कर लिया, अब क्या करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे, कम से कम ये जो बिंदु है, काफी कर्जा, ये सब हमारे आम बिंदु है कि भाई इन भर्तियों में, इतनी बम्पर भर्तियों में भी हमारे ये हालात है, हमसे पेपर बैठा नहीं। कुछ व्यक्तिगत कारण है, कुछ दूसरे भी कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रिय अभ्यर्थियों, इस वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे अपने विचार है, हमारे साथ जो परिस्थितियां हुई है, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, कुछ कमियां या कुछ खामियां रही है और हमारे ये विचार बन रहे हैं। ये सामान्य सी बात है, सभी अभ्यर्थियों के साथ कुछ न कुछ चीजें होती है। इनमें से आपके साथ भी, आपका भी प्रश्न यही होगा, आपकी भी मनस्थिति यही होगी। तो अब अगले इस पार्ट में हम देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे बिंदु है, हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा वो मददगार हो और आप उनकी सहायता से अब तक जो आप करते आए हैं उन गलतियों को मतलब सुधार करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे बिंदु अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं जिनकी वजह से हम 5 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन काम हो नहीं रहा है। और मैं आपको कोई ऐसी कोई हवाबाजी नहीं बताऊंगा कि मनगढ़ंत ऐसी कोई चीजें नहीं है जो मैंने खुद ने महसूस किया है। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, हमने पहले पार्ट में इनके तर्कों को देखा, इनके विचारों को देखा। अब है कि ऐसे क्या करें, जो इस वीडियो का मूल पार्ट है, मूल मैसेज है। अगर आप चाहेंगे तो इससे जो सीरीज है ये, इसकी
दूसरा वीडियो भी आएगा, दूसरी सीरीज भी आएगी। अगर आप इसको ज्यादा पसंद करेंगे, आपके लिए कारगर होगा। तो पहला है ये है, जब तक आप हैं तब तक सब कुछ है। ये अपने दिमाग में रखना होगा आपको कि जब तक आप हैं तब तक सब कुछ है। जब तक आप हैं इसका मतलब ये है कि जब तक आप में हिम्मत है, तब तक आप में साहस है परिस्थितियों को से लड़ने का, तब तक सब कुछ संभव है। जैसे कि एक जो बहुत ही प्रेरणादायी कविता है श्री मैथिली सेनगुप्त जी की, वो पथ क्या, नहीं मैथिली सेनगुप्त जी की नहीं है, वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल हो। तो आपके रास्ते में अब तक जितने भी कांटे आए हैं, जितने भी असफलताएं आई हैं, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। इस सभी जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, उन सब ने ऐसी चीजों को फेस किया है और उन फेस करके उनमें जीत के वो आगे आए हैं। वह नाविक की कुशलता क्या, जब धाराएं विपरीत न हो, कि कोई भी व्यक्ति जब तक संघर्ष करके बाजी को अपने हाथों से पलट नहीं देता, तब तक उसका सम्मान कहाँ होता है। तो जब तक आप हैं तब तक सब कुछ है। यानी आपको अपना आत्मविश्वास, अपनी मनस्थिति, मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना है। जैसा कि हम एक क्रिकेट का उदाहरण लें कि जब मान लो परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, बहुत सारे विकेट्स आपके पास नहीं है या कुछ भी हो, लेकिन अगर जब तक आप क्रीज पे हैं, जब तक आप क्रीज पे हैं, तब तक तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, 36 रन भी एक ओवर में बन जाएंगे। लेकिन जब आप ही नहीं हैं, यानी आप उस मनस्थिति में नहीं हैं, आपके अंदर ललक नहीं है, तो फिर जब परिस्थिति से, कंडीशन से परेशान होकर जब आप अपना विकेट दे बैठते हैं, तो पेवेलियन से आपको कोई नहीं बुलाएगा। यहाँ यह है कि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक तो आपका चयन हो ही जाएगा देर सवेर, लेकिन जब आप छोड़ देंगे ये प्रयास करना, तो कोई दूसरा ले जाएगा वो मौका और फिर आपको ये मलाल रहेगा। इसलिए जब तक आप हैं अब तक कोई बात नहीं, 10 साल भी हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप अपने मन से मजबूत है, जब तक आपके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। हम जानते हैं 39 साल की महिला इस राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसमें मेंस होता है, एंट्री होता है, आरएस में टॉप कर गई 39 साल की महिला। तो हम उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले तो अपने आप को, मन को थोड़ा ये करना है कि अब तक जो हुआ सब भूल जाएगा। दूसरा बिंदु है, अब तक की जो असफलताएं हैं, असफलताएं हैं या जो निराशा के क्षण हैं, उनको भूल जाए। ये जब आप करेंगे तब जाके आप नए सिरे से अगले प्रयास में लग पाएंगे कि अब तक जो भी हुआ है मेरे साथ, अब तक मैंने जितनी पढ़ाई की है, मुझ में कमी रही है, मेरा पैटर्न खराब रहा है, मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा था। तो इन सब चीजों को जब पहले तो आप ये देखें कि जब तक मैं हूं सब कुछ करूंगा। दूसरी बात ये है कि जो असफलताएं, जो निराशाएं हैं, अब तक के जो प्रयास थे आपके, वो सब जो है आप बिल्कुल उनको भूल जाए। फ्रेश माइंड से बिल्कुल न्यू कमर्स, न्यू बिगिनर्स की तरह से आप सोचें। तीसरा बिंदु ये है कि ऐसे अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि आपको सबसे पहले सफल अभ्यर्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, जिनको लग रहा है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं या जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, सफल अभ्यर्थियों के साथ चर्चा करें।
उन उनसे बात करें, उनसे जाने कि यार मैं तो 4 साल से कुछ कर नहीं पाया, 5 साल से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी तेरे साथ कर रहा था तैयारी, लेकिन आपने ऐसा कैसा कर लिया और आपके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं और मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो वो अभ्यर्थी आपके साथ कुछ अनुभव साझा करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि मेरी दिशा कौन सी थी, जहां में और ऐसी कौन सी प्रयास और मुझे करने थे जिसकी वजह से मैं और अच्छे नंबर ला सकता था। ऐसे सफल अभ्यर्थियों के साथ घंटे 2 घंटे बात करें, समय निकालकर उनसे बात करें, उनकी रणनीतियों को, उनके प्रयासों को जाने और अपने जो प्रयास रहे हैं उनसे तुलना करके उनके प्रयासों को ज्यादा तरजीह दें, ताकि आप अपना जो पैटर्न है तैयारी करने का उसको सुधार सके। और अगली बात यह है कि इन जो सफल अभ्यर्थी हैं इनसे तुलना नहीं करें। तुलना ना करें इन सफल अभ्यर्थियों से अपने आप की, क्योंकि जैसे ही आप तुलना करोगे इसका रिजल्ट ये आएगा कि आप हीन वर्ती का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें तो ये तुलना तो करनी नहीं है उनसे। जो सफल अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 3 महीने, वो कहते हैं 3 महीने की तैयारी से मेरा सिलेक्शन हो गया, 2 साल की तैयारी से मेरा सिलेक्शन हो गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब तो उसका सिलेक्शन हो गया तो हमें उसकी बात माननी है। लेकिन हमें ऐसे बिंदुओं पे काम करना होगा कि किस प्रकार से उसने नोट्स बनाए या कि कहाँ से कोचिंग की या कहीं से भी ऐसा कौन से टूल्स उसने काम में लिए जिसकी वजह से उसका कम समय में ही चयन हो गया, और हम जो संघर्ष कर रहे हैं इतने समय से हमारा नहीं हो पा रहा है। तो सफल अभ्यर्थियों के साथ चर्चा करें खुशनुमा माहौल में, और यकीन मानिए उन अभ्यर्थियों से चर्चा करने के बाद में आपको ऐसे तथ्य पता लगेंगे जिसकी वजह से आप अपनी तैयारियों को तेज धार दे सकते हैं, अपनी गलतियों से बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि इन अभ्यर्थियों से आप आगे निकल जाएं, इस आने वाली भर्तियों में आप अच्छा करें और आपको अपने आसपास ही पोस्टिंग मिल जाए और उनको दूर मिले, तो उनसे भी आप आगे जा सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है, सबसे पहले तो उनसे बात करें, उनके साथ चर्चा करें, समय निकाल के उनके अनुभवों को जाने। उसके बाद में यह है कि अगला बिंदु है बिंदु संख्या 4, समय निकाल के। आपके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, जैसे आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है। समय निकाल के मोटिवेशनल जो आपको कर सकते हैं, जिससे आपको मिल सकता है प्रेरणा, मोटिवेशनल म्यूजिक, और जो आइकॉनिक आदमी है, जो सफल आदमी है, जो बहुत बड़े, जिन्होंने सफलताएं अर्जित कर रखी है, व्यक्तियों के इंटरव्यू या उनके वीडियो देखे। ऐसे वीडियो या साक्षात्कार देखे जिन्होंने बहुत संघर्ष, क्योंकि उस समय जब वो संघर्ष कर रहे थे उनका किसी को पता नहीं, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं अपने मन की बात खोलते हैं। और ऐसे भी म्यूजिक हो सकते हैं जो आपको कुछ समय में बहुत तरोताजा कर देते हैं, अपनी सारी थकान मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है कि ऐसे जो आइकॉनिक आदमी हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, उनके वीडियो, उनके इंटरव्यू देखें, उनके विचारों को समझे, तो आप में बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार होगा। दूसरी बात है कि ये अपने मन से निकाल देंगे कि बम्पर भर्तियां अब नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बम्पर भर्तियां अब नहीं आएगी।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसी भर्तियां नहीं आएगी। विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है, सरकार की जो सेवाओं में विस्तार हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भर्तियां बीत चुकी है अब तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ भर्तियां आएगी, बस आपको इस में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है कि बम्पर भर्तियां आएगी नहीं आएगी, सारी भर्तियां खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं रखा है। आपको बिल्कुल तरोताजा रहना है और अच्छे दिमाग से, अच्छे माइंड सेट से, पूरी ऊर्जा के साथ। नेगेटिव जो विचार है, हीनवर्ती जो के विचार है, या ऐसे आदमी हैं जो आपको हर बार टॉर्चर करते हैं, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, आप पे दया दिखाएं, ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है कि मान लो आपने 10 दिन भी अच्छी वीडियो देख के, अच्छे लोगों के साथ चर्चा करके, सफल अभ्यर्थियों के साथ चर्चा करके आप तरोताजा हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको 2 दिन में ही या 1 घंटे में ही डेमोरलाइज कर देंगे। तो ऐसे लोगों की पहचान करें, उनसे दूर रहे, अपने मानसिक स्थिति को अच्छी बनाए रखें। अब अगला बिंदु ये है कि बिंदु संख्या 5 तो हो गया। कुछ कहते हैं जिंदगी में कुछ मजा नहीं रहा है, क्या करें, लगातार परेशान है 10 साल से, 5 साल से। तो ऐसा है कि खुशी, मजा और संतुष्टि, ये 3 चीज ऐसी है जो व्यक्तिगत होती है, ये दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती। कोई ऐसा है कि आरएस बनने के बाद भी, आईएएस बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, उसको खुशी नहीं है। और कुछ ऐसे हैं बेरोजगार जो आराम से अपनी मनस्थिति को अच्छा बनाए रखते हैं और उन्हें जितना है उसमें संतोष कर रहे हैं और आराम से उनको खुशी मिल रही है। खुशी बाजार में नहीं मिलती है। दूसरी बात तो ये है कि ये व्यक्ति गए, आप दूसरों से, जिनकी नौकरी लग चुकी है, जो सक्सेस हो चुके हैं, जरूरी नहीं कि वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हो। मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं 2011 में पहले पटवारी में मेरा चयन हुआ, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। और मेरे साथ जिनका नहीं हुआ वो भी असंतुष्ट थे, मैं भी असंतुष्ट था। फिर बाद में मेरा 33 श्रेणी में हुआ, उसके बाद में संतुष्ट नहीं था। उसके बाद में फिर मेरा प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में हुआ, उसके बाद में संतुष्ट नहीं था। उसके बाद में मेरा सहायक प्रोफेसर के पद पे हुआ। अभी भी मैं और आगे अच्छा आगे दूसरी भर्तियों की तैयारी में जो ऊंचे पद है उसके लिए कर रहा हूँ। तो इसकी बात ये है कि मजा या संतुष्टि या खुशी ऐसी चीज है जो आपको हो सकता है चयन के बाद भी नहीं मिले, हो सकता है कि चयन से पहले भी आपको मिल जाए। तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि आपका चयन नहीं हुआ है तो आप मजे नहीं ले सकते, आप खुशी एंजॉय नहीं कर सकते, आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। ये तो मनस्थिति है, मानव जीवन है। जो आदमी असफल है वो भी तो एंजॉय कर सकता है, खुशी उसको भी मिल सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि जो लोग जिनका चयन हो गया है वो तो मजे कर रहे हैं, हम जो दुख पा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये क्या है कि व्यक्ति को होती है ऐसी चीजें। इसको परीक्षा में सफलता से ना तोले, क्योंकि बहुत सारे अमीर अरबपति है वो खुद ही परेशान है। तो परेशानी, खुशी, संतुष्टि, मजा या फिर मानसिक स्थिति मजबूत, ये सब ऐसे कारण है, ये व्यक्तिगत होते हैं। कुछ भिखारी भी आनंद से इतनी अट्टहास लगा के हंसते हैं कि आपको आश्चर्य हो जाए। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं तो उनको बहुत मजे हो गए हैं या उनको संतुष्टि का लेवल बहुत ऊंचा हो गया है। हो सकता है आप उनसे ज्यादा संतुष्टि हो, आपको, आप उनसे ज्यादा खुशी मना सको। अगला है कि दबाव जो है स्वाभाविक है पर इसे आदत न बनाए। दबाव सभी के आता है, जो सक्सेसफुल आदमी है, जो अच्छे पदों पे काबिज है, जो तैयारी करें, जो मेहनत कर रहे हैं, सबके साथ सभी कभी ना कभी या कुछ भी उनके ऑफिस में या जहां वो काम करें वहां बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन घर में भी कभी ना कभी तो दबाव आ ही जाता है। दबाव या ऐसे उधेड़-बुन हो ही जाती है, लेकिन इसे आदत न बनाए कि यार मेरे साथ ऐसा होता है,
मेरा जो है लक अच्छा नहीं है, जो भी कमजोर चीजें हैं, जो भी खराब रिजल्ट्स है वो मेरे साथ ही होते हैं। ऐसा अगर बार बार आप सोचेंगे तो धीरे धीरे आप उसी मनस्थिति में चले जाएंगे। जब आप अच्छा करना भी चाहो तो भी उस दबाव की वजह से आपके परिणाम अच्छे नहीं आ पाएंगे, ये तय है। तो इसे आदत ना बनाएं, सबके साथ होता है ये। आपके नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन इसको आदत नहीं बनाई। अगला है अगली भर्ती, जैसे साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल में तो हो ही जाएगा उसका भी। साल 2 साल में परिणाम आ ही जाएगा। जब हमने इतना किया है, इतना संघर्ष किया है, इतना समय हमने लगाया है, तो साल 2 साल हम रुक ही सकते हैं और अच्छे परिणाम देके अपने जीवन को जो है संतोषप्रद और अपने परिवार को खुशी दे सकते हैं। साल 2 साल अगर हम और रुकते हैं, क्योंकि अंतिम नहीं है, इसके बाद भी भर्तियां आती रहेगी, लेकिन हमें इसमें अपना जो एग्जाम का पैटर्न है, हमारी जो सोच है, उसको अपन चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा कर पाएंगे। और ये बिल्कुल संभव है, साल 2 साल कोई बड़ी बात नहीं है। अगला ये है कि तीन चार दोस्तों का ग्रुप बनाएं। तीन चार दोस्तों का ग्रुप बनाएं, आपस में चर्चा करें, समय निश्चित करें। दोस्त ऐसे हो सकता है उसमें सफल अभ्यर्थी भी हो। सफल अभ्यर्थी अगर नहीं है आपके पास, तो आपके साथ जो आपकी विचारधारा के हैं, जो आप जिनसे आप अपने हर विचार साझा कर सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ प्रति सप्ताह 2-3 घंटे तक चर्चा करें। उनको ये बताएं कि मैं इस टॉपिक में पढ़ रहा हूं यार, मेरे साथ ये है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। और हो सकता है 2-4 क्वेश्चन वो पूछे, 2-4 क्वेश्चन आप पूछे। आप सभी एक्सपर्ट हैं, आपके पास स्मार्टफोन है। लोग जब डिबेट में देखते हैं, न्यूज चैनल में हम देखते हैं कि 3-4 आदमी बैठ जाते हैं और सभी अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो हम जो दर्शक होते हैं ये अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सा आदमी जो है क्या बोल रहा है। दूसरी बात है कि इस सवाल के या इस जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसके इतने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं क्या, उसको इस तरह से भी सोचा जा सकता है क्या। तो इस प्रकार से हमें वो जो जिस पे हम चर्चा करेंगे, एक तो हमारा मन हल्का होगा, दूसरी बात ये है कि हमें हो सकता है ऐसे बिंदु जो वो अच्छा कर रहा है, हम उसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं या हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम हमारा फायदा अपने दूसरे साथियों को मिल सकता है। तो ऐसे ग्रुप में चर्चा करें, प्रति सप्ताह 2-3 घंटे में आप ऐसा समय निकालें। और क्योंकि अभी आपके पास फुल समय है, तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि किस प्रकार से चीजें मैनेज होती है। और कोशिश ये करें कि इसमें एक सफल अभ्यर्थी भी हो। अगर एक सफल अभ्यर्थी इसमें आ जाए और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस में ऐसे कुछ बिंदु होते हैं जिनको आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु है जिनको आप रिलेट करना ही पड़ेगा, जिनको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा। तो सिलेबस में कुछ बिंदु याद करने के होते हैं। उनको याद करना ही होता है, उसको आप अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने निजी जीवन से रिलेट करके
खुद के हिसाब से अलग ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको परीक्षा में बिना किसी कंफ्यूजन के, आप अगर ऐसे सवाल आते रहते हैं, डाटा पूछते हैं, तो ऐसे डाटा को आप अपने माइंड में, किताब क्या कह रही है, गाइड क्या कह रही है, आपका दोस्त क्या कह रहा है, उससे आप बिल्कुल अलग हटकर उस डेटा से अपने निजी जीवन से उसको रिलेट करते हुए आप उसको याद कर सकते हैं। कि मैं आपको जैसे कुछ चीजें बताता हूं, जैसे मैंने किया था कि कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि कुछ चीजें हैं, वास्तव में ये जो 10-20 प्रश्न हैं और डाटा के आ जाते हैं, हम इतना बार बार पढ़ते हुए भी उसमें जो ABCD है उनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, हमारे सवाल जो है ज्यादातर गलत हो जाते हैं। तो हमें ऐसे डाटा को इस प्रकार से याद करना चाहिए, जैसे सवाल आ गया आपके 10 अप्रैल 1991 को कौन कौन से जिले बने। राजस्थान में 10 अप्रैल 1991 को कौन कौन से जिले बने। तो जब आप इन जिलों को, अभी 33 जिले हैं, इनको याद करेंगे तो हो सकता है अगली बार 10, 15, 20 दिन बाद में जब आप उनको वापस पढ़े तो तीसरा याद नहीं आए, दूसरा याद नहीं आए। तो उसके लिए जब मैं अध्ययन क्या करता था तो उसके लिए मैंने एक बनाया था, अपने निजी जीवन से जोड़ के, अपने अनुभव से वो ट्रिक बनाई थी। वो है 2 सा 12 राजसमंद। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, अपने दिमाग से आप खुद भी एक ट्रिक बना सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं। तो 10 अप्रैल 1991 को कौन कौन से जिले बने, 2, 12, ये याद करना पड़ेगा, 2 सा 12 राजसमंद। ऐसे ही और ट्रिक है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे हिंदी में सर्वनाम का है, मैंने खुद ने बनाई थी ये ट्रिक। आप भी ऐसा रिलेट करके कर सकते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ये है निज पुरुष संबंधी प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय के घेरे में। तो यहां ये जो लाइन बनाई है, निज पुरुष संबंधी प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय के घेरे में, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, वो आपको एक लाइन में इस प्रकार से याद हो सकते हैं। आप अगर खुद की ट्रिक रिलेट करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी जो डाटा है उनकी जो है ट्रिक बनाएं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आप बना सकते हैं और वो आपको एग्जाम में बहुत ही कारगर होती है। क्योंकि जो 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है, उनमें से अगर आप 2-3 को आपने अच्छा याद कर रखा है ट्रिक से या रिलेट करके, तो बाकी तीसरा चौथा जो है वो ऑटोमेटिकली वो दूर हो जाएगा, यानी आपको पता लग जाएगा। तीसरा ये है कि ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाली तीसरी जो है ट्रिक, या जैसे हम रिलेट करते हैं इसके संदर्भ में, तो ये है कि जैसे नदी घाटी सभ्यता है, सभ्यताओं का हमारे पास आता रहता है। तो ये है कि आहड़ के जो विभिन्न प्रकार की नदी घाटी सभ्यताएं हैं, उसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, उत्खननकर्ता। तो आ लिखा हुआ है, इससे मैंने उस समय रिलेट किया था। आज से एक तो इनके ये है कि R.C. अग्रवाल, रत्न चंद्र अग्रवाल जिनका पूरा नाम है, तो आ से आ मिलाया, और फिर है इसके बाद में है, तो वो जो HD साकली है उनका पूरा नाम हंस मुख दीर्घलाल है। तो हमने इसके जो उत्खनन करता है आर्य सभ्यता के, उसके आज से तो इसको रिलेट किया R.C. अग्रवाल से, और
जो है इस है से इसको रिलेट किया हंसमुख दीर्घलाल को। तो इस प्रकार से हमें उस टाइम जो हमारे कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका उत्खनन करता है आर से अग्रवाल है, हंसमुख दीर्घलाल है, या फिर बीबी लाल है, बीके थापर है, दूसरे जो है अमलानंद घोष है। तो इस प्रकार से हम क्या है कि इन चीजों को कुछ चीजों को रिलेट कर लेते हैं तो हमारे पास डाटा सेव हो जाता है। हम परीक्षा में उनकी तुलना करते हैं, इनका तो ये नहीं हो सकता, इसका तो मैंने पढ़ रखा है, तो बाकी जो चीज प्रश्न में है आप उसको कर सकते हैं। साथ में ये है कि बेराट इसका खननकर्ता कौन था, तो मैंने इसको ऐसे किया था, इनका वैसे खननकर्ता है दयाराम साहनी जी है। तो बेरी पर दया कभी नहीं करनी चाहिए, ये मैंने खुद ने रिलेट किया था अपने को समझने के लिए कि जब भी मेरे साथ प्रश्न आएगा परीक्षा में तो मैं जैसे ही बेराट देखूंगा तो बेरी पर दया कभी नहीं करनी चाहिए। तो इसको ऐसे रिलेट करके हम अपने खुद के हिसाब से, इनका कोई तार्किक संबंध नहीं होता है कि बेरा को आपने दया कैसे मान लिया, ये तो अपनी मनस्थिति है, उनको चीजों को डाटा को अपने मन से रिलेट करके अपने मन में स्थापित करते हुए इन चीजों को हम सही कर पाते हैं। ऐसे ही आगे है, जैसे जो हमारे किले हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके शिल्पी कौन थे, तो विजय स्तंभ का शिल्पी कौन था, तो विजय का मतलब होता है जय, और इसका इसलिए क्या होगा जेता, जीत और जय दोनों एक है। तो हमने इस प्रकार से रिलेट कर लिया विजय स्तंभ का जेता हमारे दिमाग में। हालांकि आप सभी एक्सपर्ट हैं, आपने 5-10 साल 4 साल जितने भी समय आपने अपने आप को किया, लेकिन इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात प्रिय अभ्यर्थियों, आपको रिलेट करना, किसी सफल अभ्यर्थी से चर्चा करना, अपना ग्रुप बना के किसी सप्ताह में 3-4 घंटे चर्चा करना, ये बहुत ऐसे बिंदु है जिसमें आप अपने पैटर्न को भी बदल पाएंगे और अपनी सारी कमियों को आप दूर कर पाएंगे। इसके बाद में अगला जो बिंदु है जो मैंने किया है, बिंदु संख्या 11, वो ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो ज्यादातर अभ्यर्थी जो होते हैं, जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, गणित मतलब किसी भी गाइड को, किताब को, पाठ्य पुस्तक को, या जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसके जो उसका शीर्षक होता है, उसकी हेडिंग होती है उसके, तो हम उसको हिंदी में पढ़ लेते हैं और अंग्रेजी में जो होता है उसकी तरफ हम नजर भी नहीं फैलाते। क्यों कि हमें अंग्रेजी से क्या मतलब, हम तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से वो पेपर आएगा, लेकिन आपको पता है दोनों भाषाओं में आता है, और हिंदी को हम जो कठिन शब्द है उनका अर्थ उतनी सरलता से नहीं समझ पाते जितना अंग्रेजी समझ पाते हैं। तो पढ़ाई करते समय टॉपिक में जो हिंदी और अंग्रेजी के शीर्षक हैं, दोनों को समझने का प्रयास करें। उसका ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती या मेरे अंग्रेजी से क्या वास्ता, लेकिन जब आप एग्जाम पेपर में बैठते हैं, जब आपको हिंदी वर्जन समझ में नहीं आता है, मैं अभी आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। वो अभी जो रीट परीक्षा में सामाजिक विज्ञान L2 का जो पेपर था उसमें एक प्रश्न था, तो हम इस पॉइंट को समझेंगे। एक प्रश्न था, वो मैं आपको पूरा हूबहू ऐसे ही बता देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात है। प्रश्न ये था कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों
यंत्र जैसे रेडियो, अब इसमें है रेडियो, कैमरा टीवी आदि को चलाकर हम के आधार पर सीखते हैं। तो कौन से आधार पर सीखते हैं, इसके आप हिंदी में जो उसके विकल्प थे उनकी देखिए कैसे कैसे क्या है। तो पहला है नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन। तीसरा था सामाजिक अधिगम, और चौथा था अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि। ये इस प्रश्न जो था, ये प्रश्न था, आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान L2 जो रीट में अभी पेपर आया था, उसमें एक प्रश्न था। तो उस प्रश्न में अब जैसे आपको ये प्रश्न आ गया, उस समय आपने जब इसको पढ़ा था तब आपने इनके अंग्रेजी नामों को समझने का कोई जहमत नहीं उठाई मान लो, तो आपको इसमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों से अब क्या लगेगा आपको। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों की बात हो रही है जो अभ्यर्थी कम नंबर अब तक जिनके आ रहे हैं, इसलिए वो ये बड़ी कमी रहती है कि वो सारी जो समग्र दृष्टिकोण से अपने सिलेबस को, अपनी किताब को जहां वो पढ़ रहे हैं वो देख नहीं पाते। एक बड़ा बिंदु ये है कि जब उसमें ज्यादातर अभ्यर्थियों ने ये कर लिया है। हालांकि अब जैसे कोई हिंदी का एक्सपर्ट भी है तो भी इस चीज का अर्थ करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आपके इसके इंग्लिश वर्जन को देखेंगे तो आपको इसमें लगेगा, इसमें आप लिखा था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, दूसरा दे रखा था क्लासिकल कंडीशनिंग, तीसरा दे रखा था सोशल लर्निंग, और चौथा दे रखा था इनसाइट लर्निंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे ये प्रश्न पढ़ा, एक एक्सपर्ट जो विद्यार्थी है, ज्यादा जिसमें जो होशियार है, जिसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं, वो अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखता है कि ये जो प्रश्न आया है और पहली बार में मैं इनमें थोड़ा ये जज नहीं कर पा रहा हूं कि श्योर तरीके से कौन सा उत्तर इसका होगा, तो इसमें फिर वो सोचता है, और हालांकि वो कर लेता है वो बात अलग है, लेकिन वो भी तभी कर पाएगा जब वो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेगा। जब इसमें इंग्लिश वर्जन वो देखेगा, पहला जो इसका विकल्प है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब यंत्र, हम जानते हैं इंस्ट्रूमेंट का मतलब यंत्र होता है, और यहाँ ये सब सारे जो है रेडियो, कैमरा, टीवी, ये क्या है, यंत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप शब्दावली, जो इंग्लिश शब्दावली है, अंग्रेजी जो शब्दावली है, उसको भी आप पढ़ाई करते समय साथ साथ देखते रहें, तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो कम से कम एक एग्जाम में 3 या 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप हिंदी वाले वर्जन को पढ़ने के बाद में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, और जब आप उसको अंग्रेजी का पढ़ लेते हैं तो आप कर पाते हैं। तो इसका भी ये बहुत बड़ा फायदा रहता है। और आप रहते कर कहाँ हैं, आप 3-4 प्रश्नों से ही तो आपका चयन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अगर आप इन प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से आप उन सफल अभ्यर्थियों की श्रेणी में आ जाओगे। तो प्रिय अभ्यर्थियों, आज ये हुआ कि अभ्यर्थी क्या सोचते हैं जिनके कम नंबर आ रहे हैं, और ऐसे अभ्यर्थियों को किस प्रकार से काम करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा लगता है
कि ऐसी सीरीज और आनी चाहिए, ऐसे और टिप्स आपको अगर आपको महसूस हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। इसकी दूसरी सीरीज, दूसरा वीडियो जो आपको, जो ऐसे अभ्यर्थी है जो लगातार असफल है, उनके लिए मैं आप दूसरा वीडियो और बनाऊंगा। हाँ, अगर आप इसको पसंद करेंगे तो अब तक आज हमने देखा और आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।